हेलो दोस्तों, सुपर जिगेट्रिक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये रेलवे टेस्ट सीरीज दूसरा है, पहला हो चुका है जिसमें मैं 3 क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया था? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस। तो इसका सही आंसर है केपलर। केपलर ने जो है ग्रहों संबंधी गति के नियम दिए हैं। न्यूटन ने क्या दिया भैया? न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए, आपको जानना चाहिए। और गैलीलियो ने क्या किया है? गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप की खोज की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सही आंसर क्या है भैया? केपलर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। जल का अधिकतम घनत्व है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 277 केल्विन पर, 4K पर। तो आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 277 केल्विन पर। क्योंकि देखिए अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, जो कि 277 केल्विन के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ हो जाती है। क्योंकि देखिए हम 4 दिया है तो आप लोग 4 यही मार देंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये 4 केल्विन है, सेंटीग्रेड में नहीं है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 277 केल्विन। जल का हिमांक बिंदु आपसे पूछता, जल का हिमांक बिंदु कितना है? तो वो होता है, जल मतलब कब बर्फ बनेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब जम जाए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। तीसरा क्वेश्चन है, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं, मतलब दिखाई देते हैं साफ साफ? असंजक बल, ससंजक बल, क्षीण बल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर है असंजक बल ना। ससंजक बल के बारे में आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें जो भी मिलाएंगे मिल जाएगा, घुल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। असंजक बल में क्या होता है? जब हम भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मिलाते हैं ना, तो वही होता है असंजक बल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका असंजक बल। फोर्थ वाला देखते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा भैया? आपको बताना है। 0, अनंत, 1 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर है इनफाइनाइट यानी अनंत। क्योंकि इसका फार्मूला होता है भैया टी बराबर 2 पाई √L/G। टी बराबर 2 पाई √L/G। तो यहाँ से देखिए जी, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। जी का मान 0, तो यहाँ जब आप 0 रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? क्योंकि आप जानते हैं 1/0 का मतलब क्या है? इनफाइनाइट है। तो इसीलिए इसका मान हो जाएगा अनंत। अगर आपसे पूछता जी का मान तो क्या हो जाता? 0, लेकिन आवर्तकाल पूछ रहा है, कैपिटल टी का मान, तो इसलिए इनफाइनाइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अब। मनुष्यों के लिए शोर सा सीमा लगभग होती है, तो मनुष्य मतलब कितनी शोर सह सकता है? तो देखिए इसका सही आंसर है आपका दूसरा, 85 डेसिबल। मतलब ये कितनी सीमा तक सह सकता है ना, ये बताना है आपको। जैसे जो है 45 डेसिबल जो है वो सामान्य बातचीत के लिए होता है, और 85 डेसिबल की ध्वनि शोर में आ जाती है। जैसे 85 डेसिबल हो जाएगा तो वो शोर में आ जाएगी, मतलब बहुत तेज आवाज़ रहेगी। तो 100 से 110 डेसिबल की ध्वनि ऑर्केस्ट्रा से उत्पन्न होती है, और 150 से 160 डेसिबल की ध्वनि मशीन गन से निकलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डीजल ने, डेवी ने, डेमलर ने, चार्ल्स ने। तो गैस इंजन की खोज किसने की थी, बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेमलर ने। किसने भैया? डेमलर ने।
रुडोल्फ डीजल ने जो डीजल इंजन की खोज की थी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, और डेमलर ने गैस इंजन की। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा डेमलर। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लाल और पिकाक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? काला, सफ़ेद, पीला, हरा। तो लाल और पिकाक ब्लू मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग। कौन सा रंग? सफ़ेद रंग। चलिए अब 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? Q इक्वल टू सी अपान बी, Q इक्वल टू सी बी, सी इक्वल टू बी अपान क्यू। तो बताइए। इसका सही आंसर दूसरा Q इक्वल टू सी भी। Q का मतलब होता है आवेश, C का मतलब है धारिता, V का मतलब है वोल्टेज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। Q इक्वल टू सी भी ये फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? 100 वाट का एक बल्ब है, 5 घंटे प्रतिदिन जलाया जा रहा है, 30 दिन में 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? तो खर्च आपको निकालना है। 100 घंटे जलाया जा रहा है, 100 वाट का बल्ब है, 5 घंटे प्रतिदिन जलाया जा रहा है, और एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं ना। खर्च कितना है इसका? खर्च है 50 रुपये प्रति यूनिट। 50 रुपये प्रति यूनिट। तो यहाँ से ऊर्जा का मूल्य क्या हो जाएगा? 0.50। जब टोटल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.50 रुपये आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सही आंसर कौन सा? देखिए तीसरा 7.50। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? हेनरी, अर्ग, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई बताना है आपको, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 10वें में भैया। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रा जो है टेस्ला है, और इसकी इकाई होती है वेबर। इसको हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। और ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है ना। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लिए एसआई मात्रक टेस्ला है, इसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे। चलिए अब 11वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। होल किस में होता है? इंसुलेटर्स, धातुएं, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। होल्स किस में होता है आपको बताना है। तो होल्स होता है अर्धचालक में भैया, जो डोपिंग की जाती है। देखिए इंसुलेटर में होल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें होल और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है इसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अर्धचालक में पी टाइप अर्धचालक में अधिक होल्स उपस्थित होते हैं। अर्धचालक में ही एन टाइप अर्धचालक में अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्धचालक आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब 12वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको पढ़ लेना एक बार, इससे क्वेश्चन बनते ही है ना। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा जब सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर है तीसरा, चंद्रमा के बीच में जो, देखिए मून के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच, मून जो है सन और अर्थ के बीच आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है भैया। और चंद्र ग्रहण कब होगा ये भी आपको जान लेना चाहिए, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए।
साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? व्यतिकरण, पृष्ठ तनाव, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो 13वां बताइए कौन सा सही होगा? साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर है पहला, व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। साबुन के बुलबुले व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और पृष्ठ तनाव के कारण जो है कपूर पानी पर नाचता रहता है, और पृष्ठ तनाव के कारण ही सुई पानी पर तैरती रहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ध्वनि या प्रकाश किसी अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाने की घटना विवर्तन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्रदान में व्यक्ति आँख के किस अंग को दान करता है? पहला है रेटिना, दूसरा है कार्निया, तीसरा है लेंस, चौथा है पुतली। तो नेत्रदान में व्यक्ति क्या करता है बताइए? कार्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कार्निया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेत्र में जो है कौन सा लेंस पाया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पाया जाता है जो कि 576 मेगापिक्सल का होता है ना, 576 मेगापिक्सल का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 15th वाला क्वेश्चन देखते हैं। घरों में दी जाने वाली सप्लाई होती है 5 से 15 एम्पियर, 45 से 50 एम्पियर, 220 से 230 एम्पियर, 100 से 110 एम्पियर। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 5 से 15 एम्पियर। घरों में आने वाली सप्लाई जो है 5 से 15 एम्पियर होती है। घरों में 220 से 240 वोल्ट होता है ना, ये भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। 220 से 240 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है, जो कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के बराबर होता है। आवृत्ति पूछेगा तो कितना होगा? 50 हर्ट्ज ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑटो हॉन, मेंडलीफ, एंटोनी लेवोजियर। तो बताइए आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है बताइए? तो देखिए एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड, देखिए रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। ईटा पर नाच इलेक्ट्रॉन का टॉमसन हो जाएगा, पर से प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच यानी न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? चैडविक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑटो हॉन एटम बम सबको पता है। मेंडलीफ ने जो है आवर्त नियम दिया था। तो ये आपको देखिए चारों ऑप्शन हो गया ना, ब्रेक हो गया। चलिए अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? फार्मिकम, एसिटिकम, ऑक्जेलिकम, टार्टलिकम। तो बताइए चींटी के काटने पर इसके अंतःक्षेपण होता है। तो इसका सही आंसर देखिए फार्मिक अम्ल है भैया, फार्मिक अम्ल। चींटी काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? फार्मिक अम्ल का होता है। सिरके में जो है एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, किसमें भैया? टमाटर ना। इमली में टार्टरिक अम्ल। तो देखिए आपका लेकिन सही वाला ऑप्शन कौन सा है? फार्मिक अम्ल। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.5 या कम, 12.5 या ज़्यादा, 10.5 या ज़्यादा, 8.5 या ज़्यादा? अम्ल वर्षा। तो बताइए सही आंसर देखिए एसिड की बात हो रही है तो 5 से कम होगी, क्योंकि आपको पता है 7 से कम एसिडिक, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक यानी क्षारीय ना। तो अम्ल वर्षा हो रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5, क्योंकि 7 से कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉग किसके संयोजन है? स्मॉग किसका संयोजन है? हवा और जलवाष्प, पानी और धुआं, आग और पानी, धुआं और कोहरा, स्मॉग। तो देखिए धुआं और कोहरा का मिश्रण होता है। सही आंसर है चौथा, धुआं और कोहरा ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ठोस का गैस में मिश्रण ये क्या होता है? धुआं धूल होता है। और द्रव का गैस में मिश्रण कोहरा और बादल होता है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 20वां देखिए, क्विक सिल्वर कहा जाने वाली धातु, क्विक सिल्वर कहे जाने वाली धातु कौन सी है? सिल्वर, एल्युमिनियम, पारा, सीसा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा
पारा। सिल्वर विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसे क्विक सिल्वर। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा क्विक सिल्वर, तो ये क्या है? पारा है। ये ठोस होता है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पारा। सीसा एक ऐसी धातु है जो लगभग विद्युत का कुचालक होती है, ये विद्युत का क्या होती है? कुचालक होती है सीसा। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? चीन, यूएसए, भारत, रूस। तो बताइए आप लोगों को। सही आंसर है तीसरा, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। थोरियम का उपयोग नाभिक रिएक्टर में किया जाता है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? ये भी भारत के पास है, एल्युमिनियम। स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है? यूएसए है, स्टील। रूस स्टील का उत्पादन करने में चौथे स्थान पर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है नाइट्रोजन सिलिकेट, SiO2, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। तो बताइए 22वें में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है दूसरा, SiO2। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। सोडियम सिलिकेट का औद्योगिक नाम वाटर ग्लास होता है, तो इसका नाम अब क्या है होता है? वाटर ग्लास। सोडियम सिलिकेट का वाटर ग्लास। सही ऑप्शन है सिलिकेट, SiO2। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है SiO2। 23वां क्वेश्चन है, पौधों को जीवन के लिए आवश्यक तत्व में की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर दीजिए। पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 16। 16 तत्व चाहिए पौधों को। पौधों में भोजन का हस्तांतरण फ्लोएम द्वारा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पौधों में जल का हस्तांतरण जाइलम द्वारा, मतलब भोजन जो है फ्लोएम के द्वारा, और जल जो है जल जल देखिए जल जाइलम एक ही तरह का साउंड कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा जल तो आप जाइलम लगाना है। प्राथमिक अनिवार्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेसिन, जेंथोफिल, कैरोटीन, कैप्सेंथिन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्सेंथिन। मिर्च में तीखापन कैप्सेथिन के कारण भी होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और गाजर का जो है लाल रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वां क्वेश्चन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 2,4-D, आप लोगों ने इस दवा का नाम सुना होगा, ये क्या है? कीटनाशी है, विस्फोटक है, कवकनाशी है, खरपतवारनाशी है। तो बताइए सही आंसर है इसका एक, खरपतवारनाशी। 2,4-D का मतलब होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और TNT जो होता है वो विस्फोटक होता है, आपको ध्यान रखना है। TNT ट्राई नाइट्रोटालुइन, ये विस्फोटक होता है। और कवकनाशी प्रियोक्सर करके एक होता है, वो कवकनाशी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 25वें का सही आंसर हो जाएगा एक, खरपतवारनाशी। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 58.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 26वें क्वेश्चन बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए मानव शरीर का तापमान जो है सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। भैया क्या होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में 310 केल्विन। केल्विन में 310 केल्विन और 98.4 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो पूछ रहा है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। तो बताइए कौन सा सही होगा? 27वें में सही हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, विटामिन सी। क्योंकि देखिए अंडा आप कभी खाए होंगे तो खट्टा नहीं लगता है ना। विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल।
इसका मुख्य स्रोत होता है सूर्य। विटामिन डी के बारे में बात कर रहा हूँ। रासायनिक नाम कैल्सिफ्रॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता। तो इसका सही आंसर है Cu+, चौथा वाला। आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, जबकि Ca+, देखिए प्लस है, Ca+, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस आयन रुधिर में उपस्थित होता है। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। कितने लीटर भैया? 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1, देखिए H1N1 है ये, विषाणु, जीवाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है पहला, विषाणु। H1N1 स्वाइन फ्लू है जो कि वायरस द्वारा होता है ना, वायरस। H5N1 क्या होता है आपसे पूछ सकता है। तो H5N1 बर्ड फ्लू है, ये भी वायरल द्वारा होता है। H5N1 वायरस की खोज किसने की थी, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। जीवाणु की खोज एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वायरस पूछेगा तो इवानोव्स्की और जीवाणु पूछेगा तो ल्यूवेनहॉक। कवक की खोज बर्गर रस्मुसीन ने की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विटामिन बी में कौन सी धातु उपस्थित होती है। आयरन, निकिल, कोबाल्ट, जिंक। तो बताइए विटामिन बी में कौन सी धातु उपस्थित होती है। ये विटामिन B12 है। विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। कौन सा धातु उपस्थित होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। इसका स्रोत अंडा, दूध, यकृत, फल आदि हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर करें, वीडियो में साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।